जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं प्रदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 यानी अध्याय पहला शुरू करने जा रहा हूं। अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। ठीक, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, इसके पहले वीडियो में वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स क्या होते हैं। एक बार फिर से आप लोग जान लीजिए कि वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स क्या हैं। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसको परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। जैसे रियल क्या है? कोई भी संख्या आप जो भी देख रहे हैं इसमें जो भी देख रहे हैं वो सब क्या है? वास्तविक संख्या है। जो भी गिनने वाली संख्या है, जैसी भी संख्याएं आप देखते हैं सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो प्लस में हो, चाहे जीरो हो, चाहे रूट में हो। ठीक है, सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं के अंदर क्या क्या बताया गया है? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, दोनों के समूह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। ये आपको जानना है। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं के बारे में जान लेते हैं। क्या है? इसके बारे में भी हम बता चुके हैं, लेकिन इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखते हैं, जो संख्याएं p बटा q के रूप में लिखते हैं लेकिन q बराबर 0 नहीं हो। इसको हम विस्तार से बता चुके हैं। ठीक है, इसके पहले वीडियो में विस्तार से बता चुके हैं परिमेय संख्या के बारे में, लेकिन हम वास्तविक संख्या बता रहे हैं तो जो है उसमें परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आ रही है, इसलिए जो हम थोड़ा सा चर्चा फिर एक बार कर दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन q क्या हो? 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं क्या है? इरेशनल नंबर। इसे देखिए, जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। इसी का विपरीत एकदम है, उल्टा है। ठीक है, विलोम। अपरिमेय संख्याएं जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे क्या है? √2 है, √3। ठीक है, और एक पाई भी एग्जाम्पल हम लेते हैं। पाई का मान एक जो 22/7 होता है, पाई का मान क्या होता है? 22/7। ये जो है एक मान जो है इसका दिया गया है कि 22/7 आपको लेना है। ठीक है, बटे के रूप में तो है, p बटा q के रूप में तो है, लेकिन ये जो है पाई क्या है? अपरिमेय है। इसे इस तरह से लिखा जाता है, इसका मान ये है, इतना माना गया एक्चुअली। ठीक है, लेकिन इसका मान इसे हल करेंगे तो आपको जो है दशमलव में संख्या आती रहेंगी इस तरह से। और एक अगर दशमलव में संख्या लिखना चाहते हैं तो 0.01 001 0001। ठीक है, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। इसे हम p बटा q के रूप में नहीं ले सकते हैं।
यानी आप सीधा परिभाषा कहेंगे कि अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हम p बटा या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। जैसे √3 है, √3 है, √2 है, इसका भी अगर वर्गमूल निकालेंगे ये भी जो है दशमलव में संख्याएं आएंगी इस तरह से, तो और उसका जो है क्या होगा, उसे हम जो है p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई वास्तविक संख्याएं जिसके बारे में हम बताएं। अब हमारा चैप्टर जो है पहला है प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 के बारे में देखते हैं। वन पॉइंट 1 देखिए, आपको जो है ये वीडियो जो देख रहे हैं आप लोग, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग कापी कलम और किताब, ठीक है क्या, कापी कलम किताब निकाल लीजिए और उसे लेके बैठ जाइए, तब जाके आप वीडियो को देखिए। ठीक है, वीडियो को देखना है कापी लेकर। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, किताब से हम क्वेश्चन एक बार आपको बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला प्रश्न आपका कह रहा है आपको एचसीएफ निकालना है और किस विधि से निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, पहले का जो पहला है, पहला क्वेश्चन है पहला, ठीक है, पहले का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 135 और 225, 135 और 225 क्या निकालना है हमें निकालना है कि जो है एल्गोरिथ्म विभाजन, ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथ्म विभाजन के प्रयोग से एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ तो आप भाग विधि से, गुणनखंड विधि से आप जानते ही हैं, सीख चुके हैं आप नीचे कक्षाओं में। ठीक है, तो हमें एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है, उसे देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम जो है, यहाँ छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है? छोटी संख्या इसमें 135 से बड़ी संख्या क्या है? 225 है। आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ जो है 225 बड़ा है 135 से। ये क्या है? बड़ा का निशान, जिधर मुंह खुला रहेगा उधर बड़ा रहेगा, जिधर बंद रहेगा उधर क्या है? छोटा रहेगा। तो 225 बड़ा है 135 से, तो बड़ा है, तो यहाँ पर हमें प्रयोग किसका करना है? यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड क्या करना है? विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए यहां ये है, हम 225 और 135 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से ज्ञात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या किससे निकालना है? किससे? यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखिए यूक्लिड विभाजन क्या होता है, थोड़ा इससे हम आपको समझा देते हैं। यूक्लिड ये जो है वैज्ञानिक का नाम है, विभाजन आप जानते हैं
इसको जो है विभाजित करके विभाजन के प्रयोग से ज्ञात करते हैं। विभाजन एल्गोरिथम ठीक है, यहाँ पर इसको कर लेना एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, ठीक है, यानी उसका चरण कैसा होगा, कैसे कैसे हम करते हैं। तो यहाँ पर एक सूत्र हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता है शेष या शेषफल। यही क्या है, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है, यही क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। इसी का प्रयोग करना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो जो भाजक होगा, जब शेषफल 0 आ जाएगा तो जो भाजक होगा वही हमारा क्या होगा HCF होगा। ध्यान से लास्ट में इस क्रिया को करते जाएंगे और जब लास्ट में शेषफल क्या होगा 0 होगा, 0 होगा, तब HCF हमारा क्या होगा, यही भाजक होगा। आखिरी वाला जो लास्ट वाला भाजक होगा यही जो हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसी पर सवाल। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रफ कार्य में देखते हैं, ये क्या है, बड़ा है, ये छोटा है। तो 135 से भाग देना है 225 में। तो देखिए 135 का भाग 225 में ले जाएंगे तो एक बार जाएगा, तो 135 यहाँ लिखा जाएगा, घटा देंगे 0 और यहाँ 2 में से 3 नहीं घटेगा, उधार लिया जाएगा, 12 में से 3 गए 9 आ जाएगा और यहाँ पर ये कट जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम पूरा कर लेते हैं या इसको करते हुए भी इसे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 135 से भाग दिया गया है, तो ये क्या हमारा होगा, पहले भाज्य होता है ना, तो भाज्य हमारा कितना है 225 है, 225 बराबर, फिर क्या होता है भाजक होता है, भाजक कितना है 135 है और भागफल कितना है एक बार आया है और प्लस शेष कितना है 90 है, ठीक है। यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया, यहाँ लिखेंगे आप, क्योंकि इसको लिखना है, ठीक है, लिखेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि शेषफल 90 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। इसलिए अब हमारा 90 क्या होगा, 90 क्या होगा भाजक होगा, ठीक है, और 135 क्या होगा भाज्य होगा। एक बार जाएगा यहाँ भी 90 का 90 हो जाएगा, घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, 13 में से 9 घटेगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अभी इस प्रोसेस में देखिए क्या है, इसलिए हम किसका किसका निकालना है अब 135 और 90 का HCF यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से ज्ञात करते हैं, ठीक है, एल्गोरिथम के प्रयोग से हम क्या करेंगे ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसको फिर उसी तरह से लिखना पड़ेगा का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात करते हैं। ठीक है, फिर उसी प्रोसेस को इस तरह से करना पड़ेगा। भाज्य हमारा कितना है 135 है, भाजक कितना है 90 गुणा क्या है भागफल 1 प्लस शेषफल कितना आया है 45, ठीक है। यहाँ भी शेषफल क्या है,
शेषफल क्या है 45, जो क्या है 0 के बराबर नहीं है। ठीक, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर 90, 45 दूना 90 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ शेषफल क्या है 0 आ गया है। इसको थोड़ा सा हम मिटा दे रहे हैं, इसे आप लोग देखते चलिए और नोट करते चलिए। ठीक, शेषफल 45 0 नहीं है, इसलिए ठीक है यहाँ पर लिखा जाएगा। इसलिए फिर वही काम करना पड़ेगा कि जो है 90 और किसका 45 का HCF वही आपको लिखना पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात करते हैं। ठीक है, फिर ज्ञात करेंगे। हमारा इसमें भाज्य क्या होगा 90 होगा। सूत्र हमारा होता है भाज्य बराबर भाजक कितना है 45 गुणे भागफल कितना है 2 और प्लस शेषफल क्या है 0। अब शेषफल 0 आ गया। अब यही ध्यान देने वाली बात है, शेषफल जब 0 आ गया है यहाँ पे लिखा जाएगा क्योंकि शेषफल 0 है। ठीक है, 0 है। जब 0 हो गया तो यह प्रक्रिया या क्या है यहाँ पर समाप्त हो जाती है। यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। चूंकि यहाँ बताया गया है जब शेषफल 0 आ जाए तो जो भाजक होगा वही क्या होगा HCF होगा। जब शेषफल क्या हो जाए 0 वही क्या होगा भाजक जो होगा वही हमारा क्या होगा HCF होगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा चूंकि भाजक 45 है इसलिए HCF किसका निकालना था हमें, HCF निकालना था हमें 135 225। इसलिए 135 और 225 का HCF बराबर कितना आ जाएगा 45 यानी 45। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। सेम इसी तरह से है, यही क्रिया आपको लगाना है। यदि ये आपको नहीं समझ में आया तो दूसरा देखते हैं, उसे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन फिर आ जाता है, दूसरा आ जाता है 196 और 38,220 का हमें क्या निकालना है। ध्यान से देखिए, फिर से क्या निकालना है हमें HCF निकालना है। वो भी HCF कैसे निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम बता चुके हैं कि यूक्लिड वैज्ञानिक का नाम है और विभाजन जो है विभाजित करते हुए, और जो है एल्गोरिथम का मतलब स्टेप बाय स्टेप, या उसे हम प्रमेयिका भी कहते हैं। एल्गोरिथम को प्रमेयिका भी कहते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भी इसे क्या करिए HCF निकालिए। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे, फिर वही काम करेंगे कि यहाँ या आपको लिखना है, ठीक है। एचसीएफ तो आप निकाल सकते हो, गुणनखंड से या भाग से निकाल देंगे, निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर एचसीएफ निकालना आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा क्या है 138,220 बड़ा है किससे 196 से, ठीक है, ये बड़ा है। अब बड़ा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 38,220 और 196 का हम 38,220 और 196 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात करते हैं। तो देखिए हम बताएं इसका स्टेप क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष होता है, ठीक है। यहाँ पर बड़ा जो होगा उस क्या होगा, भाज्य होगा, तो 38,220 बराबर भाग किससे देना है 196 से, गुणे कितनी बार जा रहा है वो रफ कार्य करके हम देख लेते हैं, ठीक है। तो रफ कार्य कैसे होगा, देखिए 38,220 भाग देना है 196 से, किससे भाग देना है 196 से भाग देना है, ठीक। तो भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा 19 दूना 38, ज़्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा, यहाँ पर 196 घटा देंगे, यहाँ पर 12 में से 6 के 6 आ जाएगा, 7 17 में से 9 के 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 में से 1 गए 1 आ जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप क्या हुआ हमारा, ये अभी तो यहाँ पे 2 उतारिए, अब कितनी बार जाएगा देखिए, अगर इसे हमें ले जाना है, इस एक अंक को छोड़िए, एक अंक को छोड़िए, यहाँ पे 19, यहाँ पर 186, 19 का पारा पड़िए, 6 से ज़्यादा ना हो, हम आपको इसे बता दे रहे हैं, 19 दूना 38, 19 57, 19 चौक 76, 19 पच्चीस 55, 19 छक्का 14, 19 सत्ताईस 33, 19 अट्ठाईस 52, 19 नौइया 171, यानी लगभग 9 बार जाएगा, 9 बार चेक कर लेते हैं, 196 गुणे 9, तो 9 छक 54 हासिल 5, 9 9 81, 81 और 5 86 हासिल आ गया 8, 9 9 9 9 8 17, यानी 1764, यानी 9 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 1764, 9 बार गया 1764 आ गया, घटा देंगे, 12 में से 4 गए 8 आ जाएगा, यहाँ पर 15 में से 6 गए 9 आ जाएगा, यहाँ पर ये कट जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारा क्या हुआ, भागफल 19 आ गया और प्लस शेष कितना आ गया 98 आ गया, शेष कितना आ गया 98 आ गया, ठीक। अब आगे देखिए, यहाँ शेषफल क्या है 98 आ गया, यहाँ लिखा जाएगा क्योंकि शेषफल 98 जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए फिर क्या लिखा जाएगा, इसलिए 98 क्या हुआ, ये भाजक हो गया, और भाज्य कितना होगा 196 होगा, ठीक है। अब इसलिए जो है 196 और किसका, और 196 98 का क्या करते हैं HCF
ठीक है। उसी प्रोसेस से आप लिख लेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात करते हैं। ठीक है, ज्ञात करेंगे। फिर वही होगा भाज्य बराबर, भाज्य क्या है इसमें 196 बराबर भाजक कितना है 98, कितनी बार गया है वो भाग करके देखते हैं, 2 बार जाएगा। ठीक है, 98 गुना 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18 19। ठीक है, ये कट जाएगा पूरी तरह से। शेषफल कितना आ गया 0, यहाँ पर 2 गया और प्लस शेषफल क्या आ गया 0, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 आ गया इसलिए भाजक क्या हमारा है ये आखिरी वाला 98, तो एचसीएफ क्या होगा 98। यहाँ पे फिर लिखेंगे क्योंकि शेषफल शून्य यानी 0 है, शेषफल क्या है 0 यानी 0 है, इसलिए क्या होगा एचसीएफ, या कह सकते हैं या प्रोसेस हमारा समाप्त हुआ। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि शेषफल 0 है, इसलिए एचसीएफ किसका 38,220 और 196 का HCF कितना हो जाएगा 98 यानी 98। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दूसरा जो सवाल हुआ कंप्लीट हुआ। ठीक, अब हम आते हैं अगले सवाल तीसरे पर। तीसरा देखिए क्या कह रहा है 867 और 255, 867 और 255, 867 और 255, इसका क्या निकालना है, वही निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे देखिए, फिर वही काम करेंगे आप। यहाँ बड़ा क्या है 867 बड़ा है किससे 255 से। ठीक है, बड़ा है तो बड़ा है लिख देंगे हम 867 और 255 का एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथमिक से। या लिख सकते हैं हम 867 और 255 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 867 और 225 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे या करते हैं। चलिए वही प्रोसेस, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पर 867 क्या है भाज्य है, भाजक क्या है 255 है, कितनी बार गया है वो रफ्तार में देख लेते हैं 867 भाग देना है 255 से। तो यहाँ पर देखिए 2 चौक 8, 4 बार नहीं आप 3 बार ले जाइए, देखिए कितना आता है। 3 बार ले जाएंगे 3 पचे 15 और 3 पचे 15 16 और 3 दूनी 6 7। यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर कितना आ गया 0, यहाँ पर कितना आ गया 1। ठीक, प्रोसेस हम पूरा कर लेते हैं। 102 से भाग देंगे आप 255 में, कितनी बार जाएगा लगभग 2 बार जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 0 और 2 1 2। ठीक है, ये पूरा हो रहा है इसमें, और यहाँ पर 1 ये 5 और यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक, यहाँ पर जो है 51 से भाग देंगे 102 में,
तो 51 दूना 102 हो जाएगा। देखिए 255 का भाग कितनी बार गया, 3 बार, यानी भागफल आ गया 3 और प्लस शेषफल कितना 102। शेषफल कितना आ गया 102, क्योंकि शेषफल 102 जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए जब जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए हम इस प्रोसेस जिसे किए हैं उसी तरह से हम अब हमारा जो है भाज्य क्या होगा 255 होगा और भाजक क्या होगा 102 होगा। इसलिए 255 और 102 पर क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हैं। फिर आपको यही लिख देना है, ठीक। फिर प्रयोग करेंगे, प्रयोग कैसे होता है, भाज्य बराबर, तो भाज्य बड़ा वाला 255 बराबर भाजक क्या है 102, कितनी बार गया 102, 2 बार गया है, यहाँ 2 आएगा, भागफल अब प्लस शेष कितना रहा 51 लिखा जाएगा। यहाँ भी शेषफल 0 नहीं आ रहा है, क्योंकि शेषफल 0 नहीं है, क्योंकि शेषफल 51 0 के बराबर नहीं है, इसलिए अब आपको क्या करना है, 102 क्या है भाज्य हो गया, तो 102 और 51 पर वही प्रोसेस फिर करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। आगे फिर वही प्रोसेस, 102 भाज्य बराबर भागफल भाजक 51, भागफल कितनी बार गया यहाँ पर देखिए 2 बार गया है, 2 लिखा जाएगा, प्लस शेषफल 0, ठीक है। अब यहाँ पर शेषफल 0 आ गया है, यहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि शेषफल 0 यानी 0 है, शेषफल 0 है, यह प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। जब शेषफल 0 आ गया है तो बताया गया कि जो भाजक होगा वही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा, चूंकि यहाँ भाजक 51 है, इसलिए इससे फ्रिक्शन निकालना था, हमें निकालना था 867 255, 867 और 255 का HCF बराबर कितना आ जाएगा 51, ठीक है। हमारा तीसरा क्वेश्चन अब ये कंप्लीट हुआ। हम आगे बढ़ते हैं, अब पहले का 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2,
देखिए इसमें कह रहा है कि सॉरी, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो यहां पे देखिए यहां भी आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। कोई धनात्मक पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है जो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसे सबसे पहले हम किस विधि से इसे बताएंगे वो देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है वो बताया गया। अगर मान लीजिए कोई दो पूर्णांक है a/b, भाग तो इसी में करेंगे, a में b से भाग देंगे। ठीक है, a में b से भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है, भागफल क्वोशिएंट जिसे हम q से निरूपित करते हैं, और यहाँ पर कुछ आएगा रिमाइंडर r, नीचे कुछ बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर यानी शेषफल r। ठीक है, इसे r से हम निरूपित करते हैं, यहाँ पर क्वोशिएंट जिसे हम भागफल कहते हैं। तो यहाँ पर विभाजन का प्रयोग, इसको हम लिख देते हैं a = b q + r। ठीक है, हमारा जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है वो a = b q + r। a क्या है, भाज्य है, b क्या है, b क्या है, भाजक, q क्या है, भागफल, और r क्या है, शेषफल। तो देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर कह रहा है कि आपको धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है। तो मान लेते हैं यहाँ माना a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। तथा b = 6, तथा b = 6। ये प्रश्न में दिया है ना, 6q + 1, 6q प्लस क्या दिया, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 या 5। ठीक है, इस तरह से दिया है। अब जो है इसे हम क्या ले सकते हैं, a = 6q + r। यहाँ देखिए r का मान जो होगा, ये क्या है, भाजक है, 6 क्या है, भाजक। r का मान हमेशा 6 से छोटा होता है, यानी जो शेषफल है, रिमाइंडर जो है वो किससे, भाजक से। ठीक है, भाजक 6 है हमारा, b क्या है, भाजक है, गुणे भागफल, तो भाजक से हमेशा छोटा होगा, यानी 0 हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, किसका, r का मान, और 6 से क्या हो सकता है, छोटा। जहां r यानी रिमाइंडर जो होगा वो 0 के बराबर होगा और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन r से छोटा होगा। ठीक है, इस r का मतलब यहाँ पर, तब जो है r = 0, 1, 2, 3, 4, 5 को क्रमशः
a बराबर 6q प्लस r में रखने पर, अतः a बराबर 6q प्लस 0, यहाँ पर 6 हमें चेक करना, जो एक कोई विषम धन पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, वो जो है विषम है, विषम जो है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में होता है कि नहीं, वो हमें चेक करना है, वही हम चेक कर रहे हैं। तो देखिए, तो 6q प्लस 0 बराबर 6q, जो कि क्या है, सम। और सम क्यों है, क्योंकि 2 से विभाज्य है, क्योंकि 2 से विभाज्य है या भाज्य है। ठीक है, अगला फिर a बराबर 6q प्लस r का मान अब क्या रखना है, 1 रखना है। ठीक है, ये रख दिए, जो कि ये क्या है, जो कि विषम है, विषम है क्योंकि क्यों विषम है, क्योंकि 2 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 2 से भाज्य नहीं है। ठीक है, आगे फिर a बराबर 6q प्लस 2, यहाँ पर जो है r का मान 2 रखा जाएगा, r का मान 2 रखा जाएगा। तो यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 तिहाई 6, यहाँ 3 बचेगा और q बचेगा प्लस 2 एक कलम 2 एक बचेगा, अंदर गुणा करेंगे फिर यही आ जाएगा, 2 तिहाई 6 q और 2 एक कलम 2। ठीक है, ये क्या है, जो कि सम है, जो कि सम है। सम क्यों है, क्योंकि ये संख्या जो है 2 से विभाज्य है, 2 गुणे कोई भी संख्या हो वो 2 से विभाज्य होती है, 2 गुणे कोई भी संख्या, 2 गुणे 3 है, 2 गुणे 5 है, 2 गुणे 6 है, 2 गुणे 7 है, या 2 गुणे 100 है, या 2 गुणे कई हजार है, वो संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। तो क्योंकि आपको ये लिखना है, क्योंकि 2 से भाज्य है, आपको उसको दिखाना है ना, उसको दिखाना है कि दर्शाइए कि 6q प्लस 1 जो विषम पूर्णांक a आप लिए हैं, वो विषम पूर्णांक जो है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में होता है कि नहीं, वही हम दिखाना चाह रहे हैं। तो देखिए, a बराबर 6q प्लस 3 जब रखेंगे तो यहाँ पर जो है 2 कॉमन नहीं मिलेगा, 3 कॉमन मिलेगा। ठीक है, 3 से हमें देखना नहीं है, 3 से विभाज्य रहेगा तो संख्या नहीं है। यह क्या है, जो कि क्या है, जो कि क्या है, ये विषम है। क्योंकि 2 से भाज्य नहीं है। अब हम इसको ऊपर लिख लेते हैं। जो बता रहे हैं आप लोग कॉपी कलम किताब लेके बैठिएगा और इसे नोट करते चलिए। ठीक है, अपना जो है नोट बनाते चलिए ताकि एग्जाम के समय में इसको जो आप रिवीजन कर सको। ठीक है, नोट बनाए रहेंगे तो। आगे देखिए क्या रखना है, 3 रख दिए हैं, अब 4 रखना है। तो a बराबर 6q प्लस 4, यहाँ पर देखिए 2 कॉमन मिलेगा, 2 तिहाई 6q प्लस 2 दूनी 4, 2 कॉमन लेंगे 2 तिहाई 6q और 2 दूनी 4 बचेगा, जो कि क्या है, सम है। जो कि सम है क्योंकि 2 से भाज्य है, 2 से क्या है, भाज्य है। ठीक है, फिर a बराबर 6q
प्लस 5, 6 क्यूब प्लस 5, जो कि क्या है, विषम है। क्योंकि 2 से भाज्य नहीं है। दो से भाज्य नहीं है, ठीक है। अब यहां देखिए, इसे मिटा देते हैं। आगे देखिए, चूंकि जो हम लिखे थे यहाँ पर मिटा चुके हैं। चूंकि क्या आया था हमारा, a बराबर 6 क्यूब, a बराबर 6 क्यूब, जब 0 रखे थे तब, जब 1 रखे थे 6 क्यूब प्लस 1 आया था, और जब 2 रखे थे 6 क्यूब प्लस 2। इसको हल करने पे क्या आया था, 2 कॉमन लिए थे, ठीक है। तो इस तरह से आगे a बराबर 6 क्यूब प्लस 4, ठीक है। ये क्या है, सम धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक है। हमें विषम चेक करना था, चूंकि ये सम धन पूर्णांक है, अतः a बराबर 6 क्यूब प्लस 1, a बराबर 6 क्यूब प्लस 3, a बराबर 6 क्यूब प्लस 5। कामा लगाते चलेंगे, ठीक है। कामा लगाएंगे बीच में, क्योंकि ये अलग हो गया, फिर कामा लगाएंगे तो ये अलग, ठीक है। इस तरह से आप लास्ट में कामा नहीं लगता है। a बराबर 6 क्यूब प्लस 5, ये क्या है, विषम धन पूर्णांक। जो हमें क्या करना था, ये हमें जो कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेना था, उसे हमें क्या करना था, धनात्मक पूर्णांक हम क्या लिए हैं, a लिए हैं। माने थे ना कि कोई a क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, जो इस रूप में है। हम चेक करके सिद्ध करके बता दिए, ठीक है। हमें प्रूफ यही करना था कि जो है 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5, जो पूर्णांक है, धन विषम पूर्णांक है, वो इस रूप में होना चाहिए। तो इस रूप में है, ठीक है। इस रूप में क्या है, यह है। और अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या हमारा है, अगला है, ध्यान से देखिए आप लोग बुक में, बुक लिए हैं ना साथ में, बुक लेकर ही पढ़िएगा, बुक कापी और कलम के साथ, ठीक है। क्योंकि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसे नोट करते चलिए आप लोग। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च का मतलब पीछे खड़ा करना है, ठीक है। जो 32 सदस्य हैं उनके पीछे ही मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम से क्या पता चलता है? अधिकतम जहां आ गया वहां पे आपको एचसीएफ निकालना है, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, यानी वो परेड करना होगा, मार्च करना होगा, खड़ा करना होगा, उनको खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आर्मी की टुकड़ियों को जो है दो समूह हैं, एक 616 है, एक क्या है 32 है। तो 32 के पीछे 616 क्या करना है? मार्च करना है। तो कितने जो है स्तंभों की संख्या पूछा ना, इसमें स्तंभ की संख्या कितनी है, ठीक है। अधिकतम संख्या क्या है स्तंभों की? तो देखिए जैसे 32 हैं, समझ लीजिए 616 है, 32 को हमें लगाना है, इतने स्तंभ में लगाना है कि जो भी स्तंभ बन रहा है ये स्तंभ जितनी भी संख्या का बन रहा है उसी के पीछे इनको भी हमें क्या करना है, नीचे
ऐड कर देना, खड़ा कर देना है, मार्च कर देना है। ये स्तंभ कितने होंगे ये हमें दिखाना है। तो ऐसी संख्या लीजिए कि जो इस ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए, ठीक है, कि इसको भी काट सके, इसको भी काट सके, इसको भी काट सके, इसको भी काट सके, तो क्या होगा, एचसीएफ ना होगा। तो इसी तरह से हम इस दोनों का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ आप लोग जान रहे हैं ना, एचसीएफ बार बार हम कह रहे हैं। तो क्या होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में मासापा कहते हैं, या शॉर्ट में मासा भी कहते हैं, या शॉर्ट में मासापा भी कहते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक एलसीएम होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, वो क्या होता है, लासापा होता है, एलसीएम होता है। जब वो आएगा उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, आर्मी की टुकड़ियों के दो समूह हैं तथा समूह के स्तंभों की संख्या समान है। लिख सकते हैं आप कि पहली टुकड़ी में आर्मियों की संख्या, पहली टुकड़ी में आर्मी की संख्या कितना है, 616 है। दूसरी टुकड़ी में आर्मी की संख्या कितना है, 32 है। ठीक, आगे देखिए, अब इसको हम क्या बताए हैं, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, वही आपको एचसीएफ उसी तरह से निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ही निकालना है। तो देखिए, यहां 616 और 32 का यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ ज्ञात करना है। यहाँ 616 और 32 का यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या प्रमेयिका से भी लिख सकते हैं आप, प्रमेयिका, प्रमेयिका। प्रमेयिका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे क्या करते हैं, वही नियम, भाज्य बराबर, पहला क्या है, 616 है। ठीक है, (616 बराबर 32 से भाग देना है। यहाँ से रफ्तार कर लेंगे, 616 भाग देंगे किससे हम, 32 से। तो यहाँ से 32 दूना 64, 2 बार जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा। 11 में से 2 गए, 9 आ जाएगा। 5 में से 3 गए, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 उतर जाएगा, यहाँ पे 6 उतर जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 3 9 27, लगभग 9 बार जाएगा, 9 बार ले जाइए। 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 9 तिया 27, तो 18 27 से 28 हो जाएगा। हटा दीजिए, यहाँ पर 6 आ गया, ये कट गया, 6 नहीं आएगा यहाँ पर। 16 में से 8 गए, 8 आ जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, अब 8 आ गया, 8 से भाग देंगे 32 में, तो 8 चौके 32, शेषफल क्या आ गया, 0। यही प्रोसेस हमें यहाँ करना है। तो देखिए, गुणे कितनी बार गया, 19 बार गया है, प्लस शेषफल कितना आया है, शेषफल कितना आया है, 8 आया है यहाँ पर, नीचे वाला शेषफल। ठीक है,
32 से भाग दिए 19 बार गया है, तो प्रोसेस यहाँ तक हुआ है, शेषफल कितना आया 8, ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो 8 हो गया, क्योंकि शेषफल क्या है यहाँ पर वही काम जैसे आप पहले करते थे, क्योंकि शेषफल 8 0 नहीं है, शेषफल जो 8 आया है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यही है, इसलिए अब 32 हमारा क्या हो गया, भाज्य हो गया, इसलिए 32 और 8 का क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ ज्ञात करते हैं। आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, फिर वही काम करेंगे आप। भाज्य क्या है 32 हो गया, भाज्य क्या है 32 हो गया, बराबर भाजक 8 गुणे कितनी बार गया है, भागफल 2 बार, और प्लस शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, क्योंकि शेषफल 0 है। शेषफल 0 है या 0 है, यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, लिख देंगे डायरेक्ट। इसलिए 616 और 32 का HCF कितना होगा 8। पूछा क्या है वो लिख देंगे। ठीक है, इसे मिटा देते हैं, इसे आपको नहीं करना। ठीक है, ये रफ कार्य करना है, इसे जो भाग दिए थे आपको अलग बनने पर करना, अलग करना है। ठीक है, एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए इसको। पूछा क्या है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। यहाँ पे लिखा जाएगा अधिकतम, जो पूछा उसे लिख देंगे, अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8। बस क्वेश्चन पूरा हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर ये दूसरा कंप्लीट हो गया, तीसरा था ना, क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्वेश्चन नंबर कितना था ये 3 था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, इसमें किताब नहीं है, आप देखिए किताब में पढ़िए क्वेश्चन को। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई धनात्मक पूर्णांक है, उसका वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए, कोई भी पूर्णांक यम के लिए 3 यम या 3 यम प्लस 1 के रूप का होता है। और इसमें संकेत में दिया है कि मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q, 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें संकेत दे दिया है, बहुत आसान है लगाना, तो आप सीख जाएंगे। तो देखिए इसे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए कोई धनात्मक पूर्णांक आपको मानना है। मान लेते हैं वो धनात्मक पूर्णांक क्या है, a मान लेते हैं, जिसे हम किसके रूप में लिख सकते हैं। इसमें कहा है 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालना है, 2 स्टेप निकालना है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में। ठीक है, दो ही निकालेंगे। तो मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है,
ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। चलिए आगे देखते हैं। तब हम इसको किसके रूप में ले सकते हैं, कह रहा है तब यह हम 3q प्लस 1 के रूप में ले सकते हैं। तब हम इसको तीन क्यू और 3q प्लस 1 3q प्लस 3q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके रूप में हम लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रूफ हमें क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है कि किसी पूर्णांक का वर्ग, जो पूर्णांक का माना धनात्मक पूर्णांक, उसका वर्ग जो है किसके रूप में ले सकते हैं, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में ले सकते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, दर्शाना क्या है, सिद्ध करना है या दर्शाना है सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो पूर्णांक है उसका वर्ग, यानी पूर्णांक क्या माने हैं, a माने हैं, तो a का वर्ग को किसके रूप में, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके रूप में ले सकते हैं। चलिए यदि a स्क्वायर बराबर, a स्क्वायर नहीं क्योंकि पूर्णांक a माना है, a को जो हम 3q प्लस 1 लिख सकते हैं, तो a बराबर हम क्या लिखेंगे, पहले 3q, क्योंकि कहा गया है इसमें कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, माने हैं, इसको तो हम 3q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो a को हम पहले क्या लिखेंगे, 3q के रूप में लिखेंगे, a को क्या लिखेंगे, 3q के रूप में लिखेंगे, 3q हो गया। यहाँ पे हमें कह रहा है वर्ग जो है 3m के रूप में दिखाना है, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर यहाँ पर a स्क्वायर और 3q का स्क्वायर यहाँ पे लिखा जाएगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर दीजिए, वर्ग हो गया है। यहाँ पर a स्क्वायर बराबर यहाँ 3 त्रिक का 9 q स्क्वायर, इसको हम थोड़ा सा और क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर बराबर 3m बनाना है, तो यहाँ पर 3 इंटू या 3 गुणे 3q स्क्वायर, या इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं 3 नीचे लिखिए, a स्क्वायर बराबर 3 एक कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे जहां m बराबर 3q स्क्वायर। ठीक है, ये चीज यानी m की जगह पर 3m तो कोई पूर्णांक है, m कोई पूर्णांक है, तो पूर्णांक ये पूर्णांक मान लेते हैं, m की जगह पर ये है 3m के रूप में हो गया, 3m ये पूरा क्या हो गया, m की जगह पर आ गया। ठीक है, क्योंकि m की जगह पर ये है 3m के रूप में हो गया, जो हमारा वर्ग है वो 3m के रूप में हो गया। तो हमें दिखाना है उस पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप में होना चाहिए, इसके रूप में तो हो गया, अब इसके रूप में भी दिखाना है, तो देखिए इसको भी नोट कर लीजिएगा आप। अब अगले को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, फिर दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे, तो a स्क्वायर यहाँ पर 3q प्लस 1 का स्क्वायर
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इस प्रश्नावली को हमें खत्म करना है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र से a स्क्वायर मतलब 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे a मतलब 3q और प्लस इंटू बी मतलब 1। ठीक है, इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 3 त्रिक का 9 की स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6q होगा। अब देखिए इस एक को इधर कर लेते हैं, इसको एक साथ कर लेते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1, फिर a स्क्वायर बराबर हमें बनाना है किसके रूप में, 3 या प्लस 1 के रूप में बनाना है। यहाँ से हमें 3 कामन लिया जाएगा, 3 कामन लेंगे आप तो 3 त्रिक का 9, 3q स्क्वायर बचेगा, 3 दूनी 6 यहाँ 2 बचेगा, q रहेगा और प्लस 1, 3 ये पूरा क्या हो गया यम हो गया प्लस 1, इसे हम a स्क्वायर बराबर 3 यम प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ यम की जगह पर क्या आया है 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, या आपको समझने में दिक्कत हो रही है क्या? ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि m एक पूर्णांक है, m की जगह पर यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 3m प्लस 1 के रूप में होगी, उसी रूप में हमें व्यक्त करना है और कुछ करना नहीं है इसमें। ठीक, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी जल्दी देखते हैं। पांचवा देखिए, इसी तरह से चौथा जो क्वेश्चन था उसी की तरह जो है ये पांचवा भी है। ठीक है, थोड़ा इसमें घन करना है, इसमें वर्ग करना था, इसमें घन करना था, इसमें स्क्वायर करना है, इसमें क्यूब करना है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यहाँ देखिए प्रमेयिका कह दिया, एल्गोरिथम प्रमेयिका दोनों एक चीज है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए इसे देखते हैं। यहां मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तब हम इसको किसके रूप में ले सकते हैं, वहां पे क्या लिखे थे, तब हम इसको 3q किस रूप में व्यक्त करना है, इसको 9m प्लस 1 तो 3q प्लस 1 और फिर क्या 9m प्लस 8 दिया है, या जो है इसको हम ले सकते हैं 3q प्लस 2, क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, सिद्ध क्या करना है हमें, इसमें भी सिद्ध करना है, लिए हम ए लिए a का क्यूब को 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है।
थोड़ा हम जल्दी से हल करेंगे। क्वेश्चन आप समझ चुके हैं इससे पहले, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। तो देखिए, यदि a बराबर क्या लिख रहे हैं, पहले माना गया है 3q, घन करेंगे तो a³ बराबर 3q का क्यूब घन करने पर, दोनों पक्षों का यहाँ लिख लेंगे आप, घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर यहाँ पे a³ बराबर 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यूब हो जाएगा। हमें क्या करना है, इसको लिखना है 9m के रूप में लिखना है। तो a³ बराबर यहाँ से 9 कॉमन अलग कर लेंगे, 9 त्रिक 27, 3q, या इसको हम लिख सकते हैं 9m। इसे हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर फिर जहाँ m बराबर 3q, ठीक। फिर उसके बाद a बराबर क्या लेना है हमें, 3q प्लस 1 लेना है। दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो क्यूब 3q प्लस 1 का होल क्यूब, यहाँ पे या इसका क्यूब करेंगे तो a³ मतलब 3q का क्यूब प्लस b³ मतलब a का क्यूब प्लस 3ab, 3 गुणे 3q, 3ab, eb मतलब 1 कोष्टक में a प्लस b मतलब 3q प्लस 1, ठीक। आगे फिर देखिए, यहाँ से 3 का क्यूब, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यूब प्लस 1, यहाँ पे 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 क्यूब और प्लस 3 त्रिका 9 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, ठीक है। आगे फिर देखिए, यहाँ पर a³ है, यहाँ पर a³ है, यहाँ पे देखिए 1 को उधर कर देंगे या 1 को हम इसको हम उधर कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हटा दे रहे हैं आप लोग, एक स्टेप और लिख लेना, यहाँ पे हटा दे रहे हैं 1 को, प्लस 1 जो था इसे हटा करके ये रहेगा 1 हम इधर कर दे रहे हैं। इसमें से कॉमन लेना है हमें, ठीक है। कॉमन क्या लेना है, हमें कॉमन लेना है 9m होना चाहिए, तो 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे, 9 त्रिक 27, यहाँ 3 दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, ऊपर लिख दे रहे हैं इसको, यहाँ से देखिए आगे, यहाँ से देखिए a³ बराबर 3, 9 कॉमन लेंगे तो 9 त्रिक 27, 3q क्यूब और प्लस 9 त्रिक 27, 3q और प्लस 9 9 1 बचेगा और प्लस 1 ये लास्ट, इसमें से कॉमन नहीं होगा 9 यहाँ पे नहीं है, 9 यहीं तक है, यहाँ से तक कॉमन लेंगे और यहाँ कॉमन नहीं मिलेगा। इसे हम क्या ले सकते हैं 9, ये 9 है, ठीक है। यहाँ पर m प्लस 1, ये हो जाएगा 2, जहाँ m बराबर 3q क्यूब प्लस 3q प्लस 1, ठीक। आगे फिर देखिए, थोड़ा सा और बचा है, आगे है फिर a³ बराबर क्या लेना था हमें, 3q प्लस 2। देखिए a³ अब घन करेंगे तो a³ बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब, या इसको हल कर ले रहे हैं, a³ मतलब 3q का क्यूब प्लस b³ मतलब 2 का क्यूब प्लस 3ab, 3 गुणे a का मतलब 3q, b का मतलब 2 और कोष्टक में 3q प्लस 2, ठीक। ये हो गया। अब आगे देखिए, इसे हल करेंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यूब और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तियाँ 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 तियाँ 54 होगा, 54 क्यूब और प्लस 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 दूनी क्यूब स्क्वायर आ जाएगा, 3 त्रिका 9
उसमें भी देखिए थोड़ा सा गलती हुई होगी, यहाँ पे स्क्वायर आएगा ये, क्योंकि जो अंदर गुणा होगा देख लीजिएगा आप, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ होगा तो उसमें कॉमन लेने में, तो यहाँ पे जिसे यहाँ पे अंदर गुणा करना था ना, गुणा यहाँ पे साथ में उसमें नहीं किए हैं, देख लीजिएगा गलती हुई होगी तो। 3 त्रिका 9 दूनी 18, 54 क्यू स्क्वायर हो गया, क्यू में गुणा करना था, और 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 क्यू, ये भी क्यू आ जाएगा ना। फिर आगे देखिए यहाँ पर 27 क्यू प्लस 8 उधर कर देंगे, यहाँ पे 54 क्यू स्क्वायर और प्लस ये 36 क्यू और प्लस 8 इधर कर लेंगे, क्योंकि हमें 9m प्लस 8 लाना है, 9m प्लस 8 लाना है। यहाँ पे देखिए हमें 9 कॉमन लेंगे, 9 3 27 3 क्यू बचेगा, और 9 6 54 6 बचेगा क्यू स्क्वायर, 9 4 36 4 क्यू और प्लस 8 ये रह जाएगा। इसे हम 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू। हमें प्रूव क्या करना था? प्रूव करना था यही इसके रूप में होता है। ये भी हमारा क्या हो गया, तीसरा भी प्रूव हो गया था। हमें 3 प्रूव करना था, उसमें 2 प्रूव करना था, इसमें 3, तो 3 हो गया। एक हम 9m प्रूव कर चुके हैं, एक 9m प्लस 1, एक 9m प्लस 8, अतः तीनों समीकरण से क्या हुआ, प्रूव हो गया। ठीक है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, और वीडियो को देखने के बाद देखते चलिए और इसे जो क्या करेंगे, नोट बना लेंगे। ठीक, ओके, धन्यवाद।